गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। हमने अपने नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को 2011 में पूछे गए जो है अंशाल पेपर के जो है 100+ क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। अब चलिए हम उसके बाद जो है 100+ से जो है 150 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट करिए। आप लोग भी आंसर दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं, 101 को देखते हैं। इद्दत की अवधि 3 माह कब होती है? इद्दत की अवधि जो है 3 माह कब होती है? तो जी जो इद्दत की अवधि होती है वह 3 माह जो है तलाक होने पर जो है उसके दिन से जो है इद्दत की अवधि जो है 3 माह होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102। तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तलाकुल बैन, तफवीज, तलाक इद्दत, तलाक हश्र, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तलाक उल बैन जो है कहते हैं तलाक रद्द न किया जा सके जो है तलाक की घोषणा के बाद जो है जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे तलाक उल बैन कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं है? इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं है? अविवाहित पुत्री को, निर्धन माता पिता, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र, विधवा पुत्री। तो जो विधवा पुत्री होती है उसको जो है भरण पोषण का अधिकार नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। एक बार क्वेश्चन नंबर 103 हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा? तो जो भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा वह विधवा पुत्री को नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104। क्वेश्चन नंबर 104। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है? जमीन, भूमि से प्राप्त फायदे, वह वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, खड़े काष्ठ। जो खड़ा काष्ठ होता है वो अचल संपत्ति नहीं होती है। जो हमारा 104 का राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता के विरुद्ध अपवाद का नियम नहीं है? अपवाद का नियम नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। जब कोई संपत्ति किसी लोकहित में अंतरण की गई हो। ऑप्शन बी, एक ऐसे पट्टे की प्रशमिंदा जिसमें नवीनीकरण हो।
ऑप्शन नंबर सी, या निहित हितों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसा कोष जो आगे आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानून विद्यमान दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानून जो है धारित किया गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, धारा 61 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा में न्यास भंग को परिभाषा दी गई है? न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा में जो है न्यास भंग की परिभाषा दी गई है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 को हम देखते हैं। सामान्य विधि के अनुसार एक न्यासी को जो है समान विधि के अनुसार एक न्यासी का सह न्यासी के न्यास भंगिता पर क्या दायित्व है? न्यास भंगिता पर क्या दायित्व है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा, पूर्णतः दायित्व है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, रोष्टी क्यों ट्रस्ट शब्द को काम में लिया है? जो रोष्टी क्यों ट्रस्ट शब्द है को काम में लिया है? क्वींस कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, सामान्य न्यायालय ने, उपयुक्त में से कोई भी न्यायालय ने नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य न्यायालय ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन न्यासी की रचना नहीं कर सकता है? निम्न में से कौन न्यास की रचना नहीं कर सकता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। एक नाबालिग व्यक्ति जो है, एक अवयस्क व्यक्ति जो है न्यास की रचना नहीं कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगा? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगा? माता पिता की मृत्यु होने पर वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक, माता का पिता। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मुस्लिम विधि के अनुसार जो है अवयस्क का संरक्षक जो होगा वह पिता होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं है? अवयस्क की संपत्ति को हस्तांतरण का अधिकार नहीं है। कोई ऐसा संरक्षक है जो अवयस्क की संपत्ति को जो है अंतरित नहीं कर सकता है, उसको वह राइट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। वस्तुतः जो संरक्षक होता है उसको अवयस्क व्यक्ति की संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भागिक पालन का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, भागिक पालन का सिद्धांत आधारित है धारा 53 पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन बंधक का प्रकार नहीं है? सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, इंग्लिश बंधक, प्रत्यासन। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। जो प्रत्यासन है वह बंधक का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। इस सूत्र का अर्थ है
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। साम्य अपने आदेशों का प्रवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण का प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर आरोप लगाया गया है। साम्य अपने आदेशों का प्रवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर आरोप लगाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, किसने यह टिप्पणी की है न्यास साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है। न्यास साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है, किसने यह टिप्पणी की है। बेकन ने, स्टोरी ने, स्नेल ने, हेनबरी ने। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। न्यास साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है, या हेनरी ने जो है कहा था, हेनबरी ने कहा था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं। निम्न में से एक अनियोज्य दावा नहीं है। बकाया किराए के लिए जो दावा होता है, फर्म में भागीदार के लिए, व्यापार से फायदे पर अधिकार, ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूति हो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है। विक्रय, दान, विनिमय, किसी संपत्ति के बारे में हक का प्रत्याग करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी संपत्ति के बारे में हक का प्रत्याग करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, अगर हम 19 बोले तो आप लोग समझ जाइएगा 119, क्योंकि हम 100 के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं। साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए हुआ है। यह कथन किसने कहा है। साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए हुआ है। यह कथन किसने कहा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यह राइट हो जाएगा। मिटलैंड ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, समता ही साम्य है के सूत्र का अर्थ है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साम्य को समता में आनंद है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 121 जो हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 121 है। लिस्पेडेस का शाब्दिक अर्थ है। लिस्पेडेस का शाब्दिक अर्थ है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122, संपत्ति अंतरण अधिनियम को कौन सी धारा कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है। कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। धारा 53 जो है कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा है? बंधक ऋण, मध्यवर्ती लाभ, बिक्री, भविष्य निधि। अनियोज्य दावा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। भविष्य निधि जो होता है वो अनियोज्य दावा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। अचल संपत्ति का दान वैध तरीके से किया जा सकता है। जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति का दान जो है वैध तरीके से किया जा सकता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। संपत्ति को देने व लिखित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन कृषि पट्टा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि पट्टा नहीं है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक पट्टा फलों को पेड़ों से इकट्ठा करने का जो है वह कृषि पट्टा नहीं है, वह उसके अंतर्गत नहीं आता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन सा विवाद शून्य है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना जो है विवाद शून्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है। एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उस बालक से कम बड़ी है। तो एक हिंदू स्त्री है किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उससे कितनी वर्ष की कम आयु का हो या वह उससे कितनी बड़ी हो जब वह उसको गोद ले सकती है, तो कम से कम 21 साल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से कौन सा आधार किसी संरक्षक को किसी बच्चे को गोद देने के आधारों में नहीं आता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर माता व पिता अशिक्षित हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह का होना। किसी मुसलमान का जो है अपनी सगी बहन से विवाह का होना शून्य है, शून्यकरण है, वैध है या अवैध है? तो वह अवैध है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। मुस्लिम विधि में मेहर देना जरूरी है, मेहर का देना जरूरी नहीं है, मांगे जाने पर शादी से पहले दिया जाता है, शादी के बाद मेहर तय की जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। मुस्लिम विधि में मेहर देना जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 131, आनंद के लिए जो निकाह अस्थायी किया जाता है वह कौन सा निकाह कहलाता है? आनंद के लिए जो निकाह जो है, आनंद के लिए जो निकाह अस्थायी किया जाता है वह निकाह कहलाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। आनंद के लिए जो निकाह अस्थायी किया जाता है उसे मुता निकाह कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करने से है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाते हैं। उत्प्रेरणा की याचिका जारी की जाती है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 133 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ओम्बड्समैन का ब्रिटिश प्रशासनिक विधि में तात्पर्य है। एक संसदीय कमिश्नर, इंग्लैंड के सतर्कता कमिश्नर, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, राज्य के कृत्य को पूछा व उठाया जा सकता है। राज्य के कृत्य को जो है पूछा व उठाया जा सकता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, मार्शल लॉ के लागू होने पर जो है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। नागरिक सरकार को निलंबित किया जाता है। नागरिक सरकार को निलंबित किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1946 सुनिश्चित करता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है उसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण, प्रत्यायोजित विधायन पर जो है संसदीय नियंत्रण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, हिजड़े के साथ शादी को माना जाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है वह कहता है कि हिजड़े के साथ शादी को माना जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह कहता है शून्य। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिजड़े के साथ शादी को जो है शून्य माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, मुस्लिम विधि में विवाह एक पवित्र बंधन है, एक सिविल संविदा है। एक पवित्र बंधन व सिविल संविदा दोनों है, एक सामाजिक स्तर है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है उसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक सिविल संविदा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी है?
निकाह के लिए जो है सक्षम आयु कितनी है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 140 है वो कह रहा है कि निकाह के लिए जो है सक्षम आयु कितनी है? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा 15 साल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 141 ब्रिटिश प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय संबंधित दो मुख्य सिद्धांत हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक विधि में जो है प्राकृतिक न्याय संबंधित दो मुख्य सिद्धांत हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है वह कहता है ब्रिटिश प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय संबंधित दो मुख्य सिद्धांत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पक्षकारों के विरुद्ध नियम, सुनवाई का अधिकार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 निम्न में से कौन सा हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो रूढ़ियां हैं वो आधुनिक स्रोत का जो है आधुनिक स्रोत नहीं है, हिंदू विधि का जो है आधुनिक स्रोत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 143 कहता है एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है, वह जो प्रकृति होगी वह शून्य करण होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्राउन प्रेसिडिंग अधिनियम पारित किया गया। क्राउन प्रेसिडिंग अधिनियम पारित किया गया। जो हमारा क्राउन प्रेसिडिंग अधिनियम है वह जो है 1947 को जो है पारित किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 ब्रिटिश संविधान में सबसे शीर्ष न्यायालय कहलाता है। ब्रिटिश संविधान में जो है सबसे शीर्ष न्यायालय कहलाता है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं वह सबसे शीर्ष न्यायालय कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 इंग्लैंड में नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं। इंग्लैंड में जो है नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं न्यायिक निर्णयों द्वारा। जो इंग्लैंड में जो है जो नागरिकों का अधिकार है वो न्यायालय द्वारा जो है किसी न्यायिक निर्णयों में जो है निर्धारित किया जाता है कि नागरिक के क्या मूल अधिकार होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 147 निम्न में से कौन से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन से मामलों में जो है हिंदू विधि लागू नहीं होती है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 147 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के क्लास 25 के अंतर्गत जो है सदस्य हों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 148 निम्न में से कौन सा अव्यवहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जमानतीदार ऋण जो होता है वो अव्यवहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय हिंदू विधि के अनुसार जो है स्त्री धन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शास्त्रीय हिंदू विधि के अनुसार जो है स्त्री धन नहीं है? रिश्तेदारों से प्राप्त भेंट, स्त्री धन से खरीदी हुई संपत्ति, भरण पोषण के एवज में मिली संपत्ति, पति से अचल संपत्ति की भेंट। तो जो हमारा स्त्री धन नहीं होता है वह जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पति से अचल संपत्ति की जो भेंट मिलती है वह स्त्री धन के अंतर्गत जो है नहीं आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150
किसी मठ के महंत की कानूनी स्थिति है। किसी जो है मठ के जो है जो महंत होते हैं उनकी कानूनी स्थिति जो होती है वह जो है होती है मठ के मैनेजर की। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। हमने आप सभी को जो है 2011 के बिहार पीसीएसडी के 19 पेपर के लॉ का जो है जो सेक्टर था उसमें से जो है 150 प्लस क्वेश्चन को हमने आप लोगों को सॉल्व करवाया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करिए ताकि सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें और मेरी इस क्लास को जो है अटेंड कर सकें और एक सरकारी सीट अपने नाम कर सकें। आप लोग अपना प्यार और विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।